हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग रॉबर्ट ब्राउनिंग को पढ़ेंगे, जो एक विक्टोरियन पोइट है। और उससे पहले आपको ये बता दें कि वैसे सभी एस्पिरेंट्स जो एमपी ग्रेड, जेएसएससी पीजीटी, यूपीएचएससी, एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी और झारखंड टीजीटी और पीजीटी के लिए वैसे सभी एस्पिरेंट्स जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबों के लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, आज की इस क्लास को। और जो एस्पिरेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के और भी वीडियोज आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, सबसे पहले क्या है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग को हम लोग पढ़ रहे हैं, जो एक विक्टोरियन टाइम पीरियड के जो 3 ऐसे फेमस पोइट थे, जिनमें मैथ्यू आर्नोल्ड, रॉबर्ट ब्राउनिंग और लॉर्ड एडफर्ड टेनिसन की बात करते हैं, जिसमें हम लोग आज रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात कर रहे हैं। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो इनका जन्म, इनकी बर्थ कहें तो 7 मई 1812 कैम्बरवेल इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड आप जान रहे हैं। इनकी डेथ की बात करें तो ये 12 दिसंबर 1889 को ये डेथ कर गए। और ये एक ऑप्टिमिस्टिक पोएट थे, इंग्लिश पोएट थे, प्लेराइट भी थे। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आप समझ पा रहे हैं। ऑप्टिमिस्टिक कहने का अर्थ ही होता है जो आशावादी लोग होते हैं। इनके लिए एक फेमस इनका एक कोट है, जो इन्होंने पीपा पासेज में इस लाइन को कोट किया है ना। आप सभी इसको ध्यान से सुनेंगे। God is in his heaven and all is right with the world। ये चीजें इन्होंने बताया है। क्या बताया है? God is in his heaven and all is right with the world। ये पीपा पासेज इनका एक जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, उसमें इन्होंने इस चीज को बताया है। वहीं इसके जस्ट अपोजिट बात करें, जो हमारे थॉमस हार्डी हैं, उन्होंने इसके जस्ट अपोजिट कहा है, क्योंकि वो एक पेसिमिस्टिक राइटर रहे हैं। तो वो अपने उनका जो एक नॉवेल है टेस्ट करके, उसमें उन्होंने कहा है गॉड इज नॉट इन हिज हेवन एंड ऑल इज नॉट राइट विद द वर्ल्ड। उन्होंने जस्ट इसकी अपोजिट ये बात कही है। तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक भी पोएट थे, इंग्लिश पोएट भी थे और प्लेराइट भी थे। ठीक है। ये जो हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग है, एक नया टर्म जो लिटरेचर में आया और वो था ड्रामेटिक मोनोलॉग। उसके ये मास्टर कहे जाते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये नाम से ही स्पष्ट है कि ये ड्रामेटिक फॉर्म में होगा, और मोनोलॉग है तो इसमें एक जो स्पीकर होगा वो सिंगल स्पीकर होगा। कह सकते हैं हम लोग, कई बार ऐसा कहा जाता है कि इस ड्रामेटिक मोनोलॉग को सोलिलोक्वी भी कहा जाता है। एक्चुअली में इसमें है क्या कि इसमें लिसनर एक हो सकते हैं और एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन जो स्पीकर होगा वो स्पीकर एक ही होगा, और बाकी जो अदर है वो ओनली लिसनर होंगे। ठीक है, ये चीज़ है इसमें। और आगे इनकी बात करें तो ये यूनिवर्सिटी कॉलेज जो लंदन में है वहीं ये ज्वाइन किए, वहीं से अपना एजुकेशन पूरा किए, लेकिन ये डिससेटिस्फाइड रहे। ठीक है, हाँ। और इनकी आगे हम बात करें तो ये एडमायरर थे ऑफ रोमांटिक पोएट्स शेली। रोमांटिक पोएट्स शेली को आप जान रहे होंगे, जो 2nd जनरेशन के पोएट थे। पोएट ऑफ लव भी उनको कहा जाता है, पीबी शेली को। ये उनके एडमायरर थे और ये उन्हीं से इंस्पायर होकर के एथेइस्ट भी बने थे और एक वेजिटेरियन भी थे। इन्होंने अपनी जो पोइट्री राइटिंग की जो स्टार्ट किया, वो मात्र 12 ईयर्स ओल्ड, जब वो 12 साल के थे, उसी समय उन्होंने अपनी पोइट्री लिखनी शुरू कर दी थी। ये गजब की कला है, या कह सकते हैं गजब का एक स्किल है। आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो 12 साल में बहुत कुछ नहीं कर सकते, बहुत कम उनके पास नॉलेज होता है, लेकिन ये आप देख सकते हैं ओनली ही वॉज 12 ईयर्स ओल्ड एंड ही स्टार्टेड राइटिंग पोएम। इनका जो सबसे पहला वर्क आया, जो पॉलिन नाम से आया, इसका पूरा नाम है पॉलिन अ फ्रैगमेंट ऑफ अ कन्फेशन, जो 1833 में पब्लिश हुआ।
हाँ, ये पब्लिश जो हुआ था ये एनोनिमसली पब्लिश हुआ था, उसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था। और ये जो वर्क उन्होंने लिखा ये पीबी शेली को श्रद्धांजलि के तौर पे अर्पित कर दिया, यानी एक होमेज था पीबी शेली के लिए। इसके बाद ठीक उसके बाद 1835 में इनका पैरासेल्सस करके एक वर्क आया जो एक 5 पार्ट में लिखी हुई एपिक पोएम थी। और इस पोएम की एक जो बेहतर और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो आप देख सकते हैं, दस ही ड्वेल इन ऑल फ्रॉम लाइफ्स मिनट बिगनिंग एट लास्ट टू मैन। इनका एक प्ले भी था जो काफी फेमस भी रहा, एस्ट्राफोर्ड करके, जो 1837 के टाइम पीरियड में आया था। आपको याद होगा 1837 में ही क्वीन विक्टोरिया का कोरोनेशन हुआ था और क्वीन विक्टोरियन एज वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो वही है, टॉमस कार्लाइल की भी एक वर्क थी द फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री, यह भी 1837 में ही पब्लिश हुआ था। तो ये जो 1837 का जो ईयर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। और इसी ईयर में रॉबर्ट ब्राउनिंग की भी जो एक वर्क आई एस्ट्राफोर्ड, ये उसी ईयर में आई। इसमें क्या है आप देखेंगे, इसमें मैकरेडी जिन्होंने इनको इनवाइट किया था इस प्ले को लिखने के लिए, आप याद रखेंगे उस पर्सन का नाम जिन्होंने इनको इनवाइट किया, और उसका नाम था मैकरेडी। ठीक है, देखिए आगे इसके बाद ये एक और वर्क लिखे जो 1840 के टाइम पीरियड में आया और उसका नाम था सॉर्डेलो। एक लॉन्ग पोएम थी जो हीरोइक कपलेट में लिखी गई थी। हीरोइक कपलेट, आप जैसे नाम सुने होंगे हीरोइक कपलेट तो आपको याद आ गया होगा अलेक्जेंडर पोप, है ना। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, इस वर्क को एक इमेजिनरी बायोग्राफी के तौर पे पब्लिश किया। और वो जो इमेजिनरी बायोग्राफी थी वो मंटुअन बार्ड की थी, ये सॉर्डेलो की जो बायोग्राफी थी। ये जो वर्क है ये सेट है बैकग्राउंड ऑफ हेट एंड कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द गुलेफ गिबेलिनाइन वॉर्स। जो यहाँ आप देख रहे हैं गुलेफ गिबेलाइन वॉर्स, उस पे उस टाइम पीरियड में, उनके टाइम पीरियड में एक कॉन्फ्लिक्ट था और उस समय का जो बैकग्राउंड ऑफ हेट था उस पर ये सेट है, वहीं पर ये स्टोरी सेट है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये 1845 का जो टाइम पीरियड था, जब रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात कर रहे हैं तो एक ऐसे फेमस पर्सन थे, एक ऐसे फेमस पोएट थे, लव पोएट भी इनको कहा जाता है कई बार, जो इनकी मुलाकात थी एलिजाबेथ बैरेट से। एलिजाबेथ बैरेट, इनका पूरा नाम बाद में एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग हो गया, क्योंकि ये शुरू में एलिजाबेथ बैरेट थी, बाद में जब इनकी मैरिज हो जाती है ब्राउनिंग भैया से, तो ये 1845 में उनसे मिले, जो इनसे 6 साल सीनियर थी। आप सोच सकते हैं 6 साल सीनियर, बहुत सारे ऐसे स्टार भी अभी हैं हमारे इंडिया में, और बहुत सारे ऐसे जो राइटर्स भी हैं, और बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जो अपने वाइफ से छोटे हैं और उनके वाइफ उनसे बड़े हैं। तो यहाँ सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है। रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो वाइफ थी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, वो अभी उनसे 6 साल सीनियर थी। उन्होंने 1846 के टाइम पीरियड में मैरिज कर लिया और दोनों इटली चले गए, क्योंकि हुआ क्या था कि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को लंग्स की बीमारी थी, यानी उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से उनको इटली जाना पड़ा। और इटली में ही उन्होंने वो सेटल हो गए। और आप एक चीज़ और जाने हैं, जब नाम आया है इटली का, तो इटली को रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी यूनिवर्सिटी कहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखेंगे। इटली को उन्होंने क्या कहा है, अपना यूनिवर्सिटी किया है। और मैरिज किनसे हुआ, तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, जो उनसे 6 साल सीनियर थी। एक्चुअली में क्या था कि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो थी वह भी एक अच्छी पोइट थी, या लेडी पोइट कहें हम, तो वो थी। और ये बैरेट ब्राउनिंग की जो पोएम्स थी वो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग को काफ़ी पसंद आती थी, और वो लेटर के माध्यम से उनकी अपना जो इनको जो पसंद आया अप्रेजल जो था वो लिख करके और भेजते थे। और बाय राइटिंग लेटर्स दे वर इन लव एंड फाइनली दे गॉट मैरिड। अब आगे देखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की जब डेथ हो गई थी 1850 के टाइम पीरियड में, तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो थी वो एक सीरियस कंटेंडर थी। किस लिए, तो पोएट लॉरियट
बनने के लिए। आपको पता होगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो 1843 से लेकर के 1850 के टाइम पीरियड तक इंग्लैंड के पोएट लॉरेट बने रहे, और जैसे ही उनकी डेथ हुई ये कंटेंडर के तौर पे बन के आए पोएट लॉरेट के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। और फाइनली क्या हुआ, जो लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन थे उनको 1850 में पोएट लॉरेट बनाया गया, जो 1850 से लेकर के 1892 के टाइम पीरियड तक इंग्लैंड के पोएट लॉरेट बने रहे। ठीक है, ब्राउनिंग जो इटली में रह रहे थे, इनका जो फर्स्ट रिसाइड्स था, यानी जहां वो रह रहे थे पीसा, है ना, वहीं पर वो अपने अंतिम समय तक रहे। ठीक है, अंतिम समय नहीं कहेंगे, एलिजाबेथ बैट ब्राउनिंग की जो अंतिम समय थी, यानी जब एलिजाबेथ बैट ब्राउनिंग 1861 में डेथ कर गई थी। इनका एक मात्र सन था, एक ही बेटा था, और जिसका नाम था रॉबर्ट वाइडेमन बैरेट ब्राउनिंग। उसके इस बेटे का नाम, निक नेम जो था वो पेनिनी और पेन भी कहा गया, जिसका बर्थ 1849 के टाइम पीरियड में हुआ था। आगे देखते हैं, ब्राउनिंग जो है वो एक लिबरल पोएट के रूप में आइडेंटिफाइड किए गए। इन्होंने फ्रीडम ऑफ वीमेन को सपोर्ट किया, फ्रीडम ऑफ वीमेन यानी महिलाओं की आज़ादी को सपोर्ट किया, और एक और चीज़ थी जो स्लेवरी थी, उन्होंने स्लेवरी का भी काफ़ी जोरदार तरीके से अपोज किया, विरोध किया। ये अपनी सिंपैथी को भी एक्सप्रेस किए। तो किसके लिए, तो जो नॉर्थ में अमेरिकन सिविल वार हुआ था, नॉर्थ में जो अमेरिकन सिविल वार हुआ था उसके लिए भी इन्होंने अपनी सिंपैथी एक्सप्रेस की है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये एक लिबरल टाइप का एक पोइट थे, ये फ्रीडम ऑफ वीमेन को भी काफ़ी सपोर्ट किए, और स्लेवरी को के ये अपोजिट थे, सब स्लेवरी को ये का विरोध करते थे, और साथ ही साथ अमेरिकन सिविल वार जो हुई थी उसके लिए उन्होंने अपनी सिंपैथी भी एक्सप्रेस किया था। ये चैंपियन थे, ठीक है, और चैंपियन किस में थे, तो एनिमल राइट्स में। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो जानवरों के लिए, एनिमल्स के अधिकार के लिए फाइट करते हैं, उनके राइट के लिए फाइट करते हैं। ये इनके जो थिंकिंग है, या इनका जो वर्क, ऐसा जो विचारधारा इनकी है, ये इनके बहुत सारे पोएम्स में देखने को मिल जाता है। इसमें अटैकिंग विविसेक्शन जो है वो चीज़ हम लोग वहाँ पर देख सकते हैं। तो आगे देखिए, इनके जो कुछ ऐसे वर्क आए, और वर्क में कुछ ऐसा जो वर्क का नेम आया उसमें बहुत सारे पोएम्स थे, और पोएम्स जो था वो सारा का सारा लगभग आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग में मिलेगा। सबसे पहले इनका जो वर्क आया है यहाँ पर हम देखेंगे तो ड्रामेटिक लिरिक्स, एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जो 1842 के टाइम पीरियड में आया। इसमें माई लास्ट डचेस, पोर्फिरियाज लवर, द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन और कॉन्ट गिस्मंड, ये जो चार है मैंने आपको बताया है, ये इंपॉर्टेंट वर्क है, इसलिए मैंने आपको बताया। इसमें कुछ और है जो लेस इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है। यहाँ पर सबसे पहले जो आप देख पा रहे हैं माई लास्ट डचेस, माई लास्ट डचेस सुनते ही जो एक लव ऑफ लेडी, यू कैन से, अपनी वाइफ के लिए जो इनका लव था वो एक्सप्रेस हो जाता है। इसमें एक बहुत ही फेमस लाइन है, आपको याद करना चाहिए, दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। ये पोएम की बिगिनिंग लाइन है और काफ़ी फेमस लाइन है। इस तरीके से आप देख सकते हैं पोर्फिरियाज लवर में भी वो एक जो लवर है ना, अपनी बिलवेड का बाल से, उसके लॉक्स से तीन बार उसके बाल को उसके गर्दन में लपेट देता है और खींच करके टाइट करके उसको मार देता है। फिर आपका आगे है द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन, एक पाइपर है जो बहुत ही रंग बिरंगा कपड़ा पहना हुआ है, हैमलिन गांव में रहता है, और ये हैमलिन जो वर्क है, हैमलिन जो प्लेस है, ये प्लेस जर्मनी में आपको मिलेगा। तो कुछ वर्क इनके ऐसे हैं जो काफ़ी फेमस हुए, काफ़ी प्रसिद्ध हुए, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, इनका वर्क है ड्रामेटिक रोमांस एंड लिरिक्स, जो 1845 के पीरियड में आया, और इसमें इन्होंने द लॉस्ट लीडर और द लेबोरेटरी, इसमें जो आपका फेमस है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है द लॉस्ट लीडर। ये लॉस्ट लीडर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा है। विलियम वर्ड्सवर्थ को याद करते हुए जो वो लॉस्ट हो गए, जो छोड़ करके चले गए, है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लॉस्ट लीडर कहा है इनको विलियम वर्ड्सवर्थ को। मेन एंड वीमेन, जो
1955 के टाइम पीरियड में आया था। ये आपको ज़रूर, ये कलेक्शन का जो कुछ पोएम्स है जिसको आपको पढ़ना ही चाहिए। एवेलिन होप एक पोएम है जिसमें एक डेड गर्ल की का जो लवर है उस डेड गर्ल के पास बैठ करके और अपनी जो पीड़ा है, जो अपना ग्रीफ है, उसको वहाँ पर वो एक्सप्रेस करता है। फिर आपका है टोकाटा ऑफ गलुपसीज फ्रा लिपोलिपी वन वर्ड मोर। ये वन वर्ड मोर जो पोएम है वो उन्होंने अपने वाइफ को डेडिकेट किया है, एलिजाबेथ बैरन को, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को डेडिकेट किया है। फिर लव एमंग द रून्स, चाइल्ड रोलैंड टू द डार्क टावर केम, एंड्रिया डेल सार्टो एंड क्लियोन। ये इनके कुछ फेमस वर्क हैं इस मेन एंड विमेन कलेक्शन में जो 1855 के टाइम पीरियड में आया। अब ड्रामेटिक पर्सोना की बात करें, जो ड्रामेटिक पर्सोना इनका जो वर्क है वो 1864 के टाइम पीरियड में आया और इसमें कुछ जो इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो आप देख सकते हैं। कैलिबन अपॉन स्टीविश, ये कैलिबन वही जो विलियम शेक्सपियर के जो एक वर्क है द टेम्पेस्ट में जो कैलिबन है, उसी कैलिबन की बात यहाँ की गई है, उसी से उसका रेफरेंस लिया गया है। रबी बिन एजरा, रबी बिन एजरा भी काफ़ी फेमस लाइन है, काफ़ी फेमस वर्क है इनका। आगे देखिए अ डेथ इन द डेजर्ट एंड एबर्ट वॉगलर। इसके साथ ही फ्रेंड्स आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में आपको और अपनी दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ ग्रुप में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस चैनल से जुड़े रहें ताकि और भी अधिक से अधिक जानकारी आपको डिटेल में, है ना, वन बाय वन मैं चाहूँगा कि वन बाय वन जो इनके पोएम्स हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, उसको मैं डील करूँ। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।